Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 16th of March 2023, Thursday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स आज कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। क्रेडिट स्विस प्लंजेस एज बैंक स्टॉर्म स्प्रेड्स। तो रिसेंटली यूएस में जो हमें क्राइसिस या मेल्टडाउन देखने को मिल रहा है 4 इंपॉर्टेंट बैंक्स का, जिसमें से एसवीबी बैंक को तो शट डाउन या क्लोज डाउन कर दिया गया है। उसकी वजह से क्रेडिट स्विस एजी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 25% तक फॉल कर गए ऑन वेडनेसडे। तो यूएस की जो क्राइसिस है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यूएस में या इंडिया में ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, अदर कंट्रीज़ और वहाँ के जो इंडाइसेस हैं, बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, शेयर मार्केट हैं, वो सब इस पर्टिकुलर क्राइसिस से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के जो शेयर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 25% तक फॉल कर गए। और इसके अलावा जो अदर मेजर यूरोपियन बैंक्स हैं उनके शेयर प्राइसेस में भी हिट देखने को मिला। अगर फ्रांस के 2 मेजर इंटरनेशनल बैंक्स की बात करें, चाहे वो सोसाइटी जनरल हो या बीएनपी हो, दोनों के ही शेयर्स हैं वो 10% से ज़्यादा फॉल किए हैं। इसी तरह का जर्मनी का जो बैंक है, इंपॉर्टेंट बैंक है, मेजर बैंक है, उसके शेयर भी 8% तक फॉल किए हैं। तो ऑल अक्रॉस द यूरोपियन मार्केट द इम्पैक्ट ऑफ यूएस क्राइसिस कैन बी सीन। और कई सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि अगर क्रेडिट स्विस के बॉन्ड और शेयर प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिक्लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं they are thinking that their banks need to be rescued. It means जो यूएस गवर्नमेंट है वो कोई रेस्क्यू पैकेज अनाउंस करे इन बैंक्स के लिए। हालांकि गवर्नमेंट के साइड से, यूएस गवर्नमेंट के साइड से अभी ऐसा कोई भी क्लेम नहीं आया है। गवर्नमेंट के अपने पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इन सारे इश्यूज़ को लेकर के, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, अगर ये इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करते हैं किसी भी तरह के इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज से या अदर मेजर से, इन दैट केस जो ये सिचुएशन जो हमें क्रेडिट स्विस के साथ देखने को मिल रही है ये एक शॉक वेव्स की तरह अदर सेक्टर्स में भी फैल सकती है, या जो कंप्लीट सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, अलाइड सेक्टर है, उन सब पर भी इस शॉक वेव का इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल होगा और सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगी। और जबकि ऑलरेडी यूएसए के 2 से 4 बैंक जो हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्रेडिट स्विस का ये डिक्लाइन डेफिनेटली जो बिजनेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके कंप्लीट इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज राइजिंग वरीज दैट इंस्टीट्यूशन एट द हार्ट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद द शार्प इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। और इसका इम्पैक्ट क्लियरली हमें बिजनेस और कॉमर्स पर देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। लो कॉस्ट होम्स हिट बाई रेट हाइक स्प्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट हाइक किया, पॉलिसी रेपो रेट में चेंज किया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोन्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जो लो प्राइस के होम घर होते हैं और जो एक मिडिल क्लास सेगमेंट को और मार्जिनलाइज सेक्शन को टारगेट करते हैं, इस तरह के लोन, इस तरह के होम्स के जो सेल है उसमें कमी आई। क्यों कमी है? क्योंकि इंडिविजुअल्स आर लेस ऑप्टिंग लोन्स फॉर बाइंग द अफोर्डेबल होम्स। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो फीवर कस्टमर्स आर टेकिंग आउट द लोन टू बाई सो कॉल्ड अफोर्डेबल होम्स आफ्टर सेवरल बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट हाइक बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो जो अफोर्डेबल होम्स हैं, जो लो कॉस्ट होम्स हैं, उनकी सेल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई है एज पर द एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, रीज़न बिहाइंड इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉरेन लॉ फर्म्स गेट अ फुट इन डो। तो बीसीआई ने, व्हाट इज दिस बीसीआई? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को अलाउ कर दिया है फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को
इंडिया में फॉरेन लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि ये लिमिटेड ओपनिंग ऑफर करी है BCI ने फॉरेन फर्म्स को, फॉरेन लॉयर्स को, लेकिन इट इज़ कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर मोर लिबरलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर। तो अब जो फॉरेन लॉयर्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, दे कैन प्रैक्टिस डिफरेंट फॉरेन लॉ ऑन इंडियन लैंड। और अगर अभी तक इस सेक्टर की बात करें तो अभी तक ये सेक्टर क्लोजली शट था फॉर फॉरेन एंटिटीज़। BCI अभी तक किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं देता। BCI स्टैंड्स फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी तक अगर हम लॉ प्रैक्टिस की बात करें, लॉ या रेगुलेशन सेक्टर की बात करें, तो बेसिकली ये सेक्टर पूरी तरीके से क्लोज डाउन था। और एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये अलाउ किया है BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, सो दिस allowing or permit will help to address the different concern about the flow of foreign direct investment into the country. Definitely अगर foreign practice, foreign firms और foreign lawyers practice करेंगे तो FDI का जो इन्फ्लो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि FDI रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको टैकल करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन फर्म्स अवेलेबल होंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर कोई FDI, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया में आता है और कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, चाहे वो इंसेंटिव से रिलेटेड डिस्प्यूट हो या कोई अदर डिस्प्यूट हो, तो उसके लिए उसको इंडियन जो लॉयर्स है उन्हीं को ऑप्ट करना पड़ता है। और कई बार उनका ऐसा मानना है कि ये बायसनेस देखने को मिलती है, तो प्रॉब्ली ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कई सारे जो कंसर्न थे अभी जो FFI से, उसको एड्रेस करने में ये डिसीजन हेल्प मिलेगा। एंड दिस डिसीजन विल मेक इंडिया अ हब ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एज वेल। इंडिया मे बी इमर्ज एज अ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है ग्लोबल लेवल में तो इंडिया में ऑलरेडी फॉरेन लॉयर्स, फॉरेन फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं। तो एक न्यूट्रल अनबायस्ड प्लेटफॉर्म की तरह इंडिया को यूज़ किया जाता है। हालांकि ये अभी एम्बिशन है। अब ये जो डिसीजन रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट देखने को क्या मिलेगा, किस तरीके से फॉरेन लॉ फर्म्स जो हैं वो इंडिया में आएंगी, कैसे फॉरेन लॉ प्रैक्टिस करते हैं, क्या रेगुलेशंस होंगे, इनिशियल लेवल पे कैसे डेवलपमेंट होंगे, इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि जो FDI और ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर की बात हो रही है एक्चुअली में प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट श्रिंक ओवर 8% इन February। तो वेडनेसडे को कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा रिलीज़ किया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मर्केंटाइज इंपोर्ट है, मर्केंटाइज मीन्स गुड्स का जो इंपोर्ट है, वो अपने 18 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ February। तो February के मंथ में इंडिया का जो गुड इंपोर्ट है वो फॉल किया है और इतना फॉल किया कि पिछले 18 महीनों का ये लोएस्ट पॉइंट है। अप्रॉक्सीमेटली थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मंथ है इंडिया के इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्शन का। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नॉन इसेंशियल जो इंपोर्ट्स है उनको कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर लिए थे। तो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे और 18 महीनों से कंटिन्यूसली इंडिया का जो नॉन इसेंशियल मैन्युफैक्चरिंग गुड का इंपोर्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है और फरवरी के मंथ में ये अपने 18 महीनों के लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। रीज़न बिहाइंड गवर्नमेंट मेजर। और ऐसा नहीं है कि ये इंपोर्ट में ही केवल हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट भी श्रिंक कर रहा है। एज पर द डेटा जो एक्सपोर्ट है वो थर्ड टाइम इन 5 मंथ श्रिंक किया है और इसका रीज़न ग्लोबल रिसेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंपोर्ट में डिक्लाइन हो रहा है ये गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जो भी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट हैं जिसको आप इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको इंपोर्ट ना करें, ऐसी कमोडिटीज़ को इंपोर्ट ना करें जिसकी अवेलेबिलिटी इंडियन मार्केट में ठीक ठाक है। और एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होने का रीज़न ग्लोबल रिसेशन जैसे US और जो इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो US हो चाहे वो EU है, ये सारी कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, दे आर फेसिंग रिसेशनरी इवेंट्स। तो वहाँ डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी डिक्लाइन होगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर क्वांटम की बात करें तो जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो 8.8% से कॉन्ट्रैक्ट किया, अप्रॉक्सीमेटली $33.88 बिलियन रहा इन द मंथ ऑफ February। और जो इंपोर्ट है वो 8.2% से फॉल किया। तो एक्सपोर्ट में 8.8% का फॉल देखने को मिल रहा है, इंपोर्ट में 8.2% का फॉल देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट जो रहा वो अप्रॉक्सीमेटली $51.31 बिलियन था। तो एक्सपोर्ट 33.88 बिलियन, इंपोर्ट 51.31 बिलियन इन द मंथ ऑफ February। ट्रेड डेफिसिट कितना रहा? डेफिनेटली $17.43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा।
और गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर डेटा को एज अ अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है या मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए थे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, मोर स्पेसिफिकली जो नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 8.2% से इम्पोर्ट फॉल हुआ है। So this is the trade growth trend. You can just have the glimpse of it. Blue line indicates the yellow line indicates the import, black line indicates the export. और हम देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली दोनों में सेम फॉल देखने को मिल रहा है, दोनों इक्वल लेवल पर आके जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है, रीजन बिहाइंड डिक्लाइन इन इम्पोर्ट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। SIDBI FOF gets in action to help crisis hit startups। अगर हम SVB की बात करें, SVB के मेल्टडाउन की बात करें, तो उसमें सीक्वेंस लगातार हम 3 दिन से 4 दिन से इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। SVB इम्पैक्ट की वजह जो स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली हम इंडियन स्टार्टअप की यहाँ बात करेंगे, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनका पैसा जो SVB अकाउंट में फ्रीज हो गया, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर मनी, जिसकी वजह से सैलरी पे करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की पेमेंट के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। और जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि इंडियन गवर्नमेंट मेजर्स ले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। उसी पर्टिकुलर लाइन में, इसी बैकग्राउंड में अभी ये न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIDBI भी बोलते हैं, उसने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। कैसा ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है? थ्रू इट्स फंड ऑफ फंड्स, FOF के थ्रू उसने ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया है। किस लिए स्टार्ट किया है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स को। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो कि SVB के मेल्टडाउन के बाद इम्पैक्ट हो रहा है, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस जनरेट हो रही, फंड क्राइसिस जनरेट हो रही है, उन बैंक्स को हेल्प करने के लिए SIDBI ने ग्राउंड लेवल पे फंड ऑफ फंड को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके आफ्टर द शटडाउन ऑफ US बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक। तो ऐसा मानना है एक्सपर्ट का कि SVB बैंक जो था वो एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर था, सोर्स था किसी भी तरह के ग्लोबल फंड आने के लिए। अब चूंकि SVB में मेल्टडाउन हो गया तो प्रोबेबली जो ऑलरेडी स्टक मनी है वो तो इम्पैक्ट कर ही रहा है, आगे आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप्स को फंडिंग होती थी वो भी इम्पैक्ट करेगी। सो देयर इज अ फेयर दैट द फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल सोर्सेज मे डिक्लाइन इन द नियर टर्म, रीजन बिहाइंड the flight of money to the United States because of safe haven bets in the coming फ्यू मंथ। तो इसके अलावा जो SVB से इम्पैक्ट हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, आगे आने वाले टाइम में भी जो है वो फंडिंग डिक्लाइन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट, दे विल सर्च फॉर द safe avenue for their fund, and that is USA. So against the backdrop of series of American banks shutting down the liquidity concern because of the liquidity concern, तो ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में भी जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स को मिलता है, वो डिक्लाइन करेगा। तो जो SEBI के एग्जीक्यूटिव हैं उनका ये कहना है फंड ऑफ फंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 एक्टिव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs को यूज़ करते हुए स्टार्टअप्स को फंड करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिज द गैप ड्यू टू एनी डिले इन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्सेज। और SIDBI की अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, AIF के थ्रू, SIDBI ऑलरेडी 800 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर ही रहा है। नाम से पता चल रहा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसका बेसिक पर्पस है स्टार्टअप्स या स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। तो SIDBI की एक स्पेशल फंड है दैट इज फंड फॉर स्टार्टअप्स, FFS जिसको बोलते हैं, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स। ये कब लॉन्च हुआ था? ये जनवरी 16, 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने FFS लॉन्च किया था अंडर SIDBI, FFS फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, और ये ऑलरेडी 800 स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी पर्टिकुलर FFS के थ्रू, इंडिया एक्शन प्लान के थ्रू स्टार्टअप्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। एंड इट हैज़ अप्रूव्ड लोन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ फॉर कंट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस AIF रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म डेवलप है इंडिया में FFS के थ्रू, SEBI के थ्रू, SIDBI के थ्रू, जिसको यूज़ किया जा रहा है इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए इन दिस क्राइसिस सिचुएशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। क्रेडिट स्विस लेफ्ट इन लर्ज, मार्केट इन डिसएरी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया मिंट के एनालिसिस में कि जो क्रेडिट स्विस है उसका जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली डबल डिजिट से फॉल किया है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से US में SVB बैंक का मेल्टडाउन हुआ और इसके अलावा 3 और बैंक जो हैं वो रेड जोन में ट्रेड हो रहे हैं, इसकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसी कंपनी के शेयर का डिक्लाइन होना एक बहुत बड़ा शॉक वेव क्रिएट कर सकता है ऑल अक्रॉस द सेक्टर।
और इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के एक एग्जीक्यूटिव के कुछ वर्ड की वजह से ये जो सेल ऑफ का ट्रेंड है ये हमें वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा देखने को मिला ऑल अक्रॉस द इंडाइसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस और ईयू में ही है, इंडिया के अगर हमें न्यूज़ देखें निफ्टी और सेंसेक्स को तो हमें उसमें भी फॉल देखने को मिला। इसी के साथ एक और न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। क्रेडिट स्विस ट्रिगर निफ्टी एंड बिलो 17 के। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि ये जो फॉल डिक्लाइन और सेल देखने को मिल रहा है हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ इकोनॉमीज़ में देखने को मिल रहा है। इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो भी डिक्लाइन रजिस्टर कर रहे हैं और उन्होंने भी डेक्लाइन रजिस्टर किया है ऑन वेडनेसडे। सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 34.4 यानी 0.6% से डेक्लाइन हुआ और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी 50 में भी 0.4% का डेक्लाइन देखने को मिला ऑन वेडनेसडे। जो गेनर्स है वो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, एशियन बैंक, टाटा स्टील एंड टाइटन कंपनी गेनर्स है। लूजर्स में भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर जो थे वो टॉप लूजर्स रहे इन केस ऑफ टॉप निफ्टी 50 इंडाइसेस। तो यही कहना है एक्सपर्ट्स का कि जिस तरीके से जो क्रेडिट स्विस है वो इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट और ज़्यादा डिसएरी सिचुएशन में, अनसर्टन सिचुएशन में, स्टॉक पे की सिचुएशन में जा रही है। तो स्विस बैंक में जो ये सेल ऑफ देखने को मिला जिसकी वजह से उसके जो या बोलते हैं स्विस ग्रुप में जो ये सेल ऑफ देखने को मिला जिसकी वजह से ये ग्लोबल मार्केट में भी हमें ये एक सेल ऑफ का ट्रेंड वाइल्ड फायर की तरह फैल गया है। और इसके अलावा जो अदर एक्सपर्ट्स हैं या बोल सकते हैं अदर जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अप्रोच की वजह से भी ये जो सेल ऑफ का ट्रेंड है वो कंटिन्यू। जैसे हम बात करें सऊदी नेशनल बैंक में कैश इंजेक्शन को लेकर के कैपिटल इंजेक्शन को लेकर के, तो वहाँ के जो चेयरमैन उन्होंने क्लियरली बोल दिया है दैट नो बैंक विल नॉट गिव एनी शॉर्ट ऑफ कैश इंजेक्शन और कैश और कैपिटलाइजेशन टू द इकोनॉमी। और इन कई सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर वर्किंग साइमल्टेनियसली जिसका इम्पैक्ट हमें क्रेडिट स्विस में 31% शेयर प्राइस डिक्लाइन के फॉर्म में देखने को मिला है। इट्स बॉन्ड फेल लेवल दैट सिग्नल डीप फाइनेंशियल स्ट्रेस। और अगर इस इतने इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगर बॉन्ड उनके अगर शेयर्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड सिग्नल। अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में भी हमें सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है। बॉन्ड जो है वो अपने सिंगल डीप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं। बैंक्स बॉन्ड्स आर ऑल्सो declining in case of Credit Suisse. And this is the Stocks Europe 600 बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ट्रेडिंग में देख सकते हैं, सभी लगभग निगेटिव जोन में जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। सब में अप्रॉक्सीमेटली हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस इज़ द यूरोपियन इंडाइसेस, वो भी अंडर प्रेशर है। अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट यूरोपियन इंडाइसेस हैं चाहे वो डैक्स हो, CAC 40 हो, FTSE 100 हो, यूरो स्टॉक 50 हो, स्टॉक्स यूरोप 600 बैंक्स हो, सब अप्रॉक्सीमेटली निगेटिव ही ट्रेड हो रहा है। सब में हमें डिक्लाइन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट्स वीक ऑन वॉल स्ट्रीट ऑल्सो। अमेरिका के 2039 आवर्स का जो ट्रेडिंग है वो भी दिया हुआ है। सिंपल हम दे सकते हैं S&P, नैस्डैक, डो जोन्स, ब्राज़ील सब में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल है। इंडिया के निफ्टी 50 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंसेक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अदर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, अदर मार्केट की बात करें तो उसके साथ भी एक न्यूज़ और यहाँ पर एसोसिएटेड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड स्लिप टू ओवर 1 ईयर लो, गोल्ड ग्लिटर। तो जो ऑयल है उसने अपना स्लाइड या अपना डेक्लाइन और एक्सटेंड किया है। वेडनेसडे को अप्रॉक्सीमेटली 5% का फॉल देखने को मिला है एंड दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन मोर देन 1 ईयर। तो अनईज ओवर क्रेडिट स्विस स्पूक वर्ल्ड मार्केट जिसका इम्पैक्ट हमें ऑयल डिमांड पर, ऑयल डिमांड की जो रिकवरी है उस पर देखने को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट इम्पैक्ट हो रही है, ऑयल मार्केट में, ऑयल डिमांड में भी इम्पैक्ट विजिबल हो रहा है। 5% का फॉल देखने को मिला है। दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट इन लास्ट 1 ईयर। तो ये एक्सपर्ट का कहना है कि जो ऑयल डिमांड में रिकवरी हो रही थी वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है, वो भी स्टॉप हो गई बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस दैट हैज़ बीन जनरेटेड इन US एंड इम्पैक्टिंग द अदर यूरोपियन मार्केट। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $3.2% यानी 4.1% से फॉल हुआ और
अगर हम गोल्ड की बात करें, हालांकि गोल्ड का जो प्राइस है वो ओवर 1% तक जंप किया है। दिस इज़ द हाईएस्ट सिंस अर्ली फरवरी एज फ्रेश क्राइसिस इन द बैंकिंग सेक्टर टर्न द इन्वेस्टर अवे फ्रॉम द रिस्कियर एसेट। क्लियर इंडिकेशन, अगर आपको थोड़ा सा पता हो स्टॉक मार्केट या शेयर प्राइसेस और गोल्ड का रिलेशनशिप, तो जनरली मोस्ट केसेस में होता क्या है कि जब शेयर प्राइसेस या स्टॉक मार्केट इंक्रीज होती है तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन होते हैं, और अगर शेयर मार्केट डिक्लाइन कर रही है तो गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे। रीज़न बहुत ही रैशनल है कि अगर शेयर मार्केट में अनसर्टनिटी बनी हुई है, शेयर मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अदर एवेन्यूज़ ढूंढेंगे। अदर एवेन्यूज़ कौन है? गोल्ड। गोल्ड इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट माना जाता है वर्ल्ड में, और हर कंट्री में लगभग इसको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अगर शेयर मार्केट डिक्लाइन हो तो आप समझ लीजिए कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज करेंगे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर शेयर मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो, तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस फॉल करेंगे। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जितने भी इंडाइसेस हैं वो फॉल कर रहे हैं, बैंक्स में क्रैशेस देखने को मिल रही है, क्रेडिट स्विस जैसे जो कंपनी उसके बॉन्ड और जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 1% का इंक्रीज हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिला इन द मंथ ऑफ और इन द इनिशियल ऑफ फरवरी, और अभी रिसेंटली भी जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो स्लाइटली इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं बिकॉज इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग द सेव मोड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। सो ये रही पूरी SVB और US क्राइसिस से रिलेटेड न्यूज़। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने पूरे आर्टिकल नंबर, जितने भी आर्टिकल नंबर हमने डिस्कस किए हैं सारे पेज नंबर 6 पर दिए हुए हैं। अगर आप थोड़े डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जाकर के बिजनेस स्टैंडर्ड का पेज नंबर 6 डिटेल में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो जिस्ट है वो मैंने कवर कर लिया है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। BCI अलाउज एंट्री ऑफ लॉ फर्म्स फॉरेन लॉयर्स। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स फॉरेन फर्म्स को अलाउ कर दिया है, और ये इंडिया को एक फॉरेन और ग्लोबल आर्बिट्रेशन सेंटर और FDI डेस्टिनेशन के फॉर्म में आगे इमर्ज करेगा अगर सक्सेसफुली इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI डिक्लाइन बजाज फिन रिक्वेस्ट टू ऑपरेट इन फिलीपींस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन था वो टर्न डाउन कर दिया, डिक्लाइन कर दिया उस एप्लीकेशन को या उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं किया। क्या रिक्वेस्ट करी थी बजाज फिनसर्व ने? बजाज फिनसर्व जो था वो फिलीपीन मार्केट में एंटर करना चाह रहा था फॉर व्हाट? फॉर लेंडिंग एक्टिविटीज। जैसे इंडिया में लेंड करते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस को, डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स को, उसी तरीके से बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज ने एप्लीकेशन दिया था कि वो फिलीपींस में भी ऑपरेट करना चाहते हैं। हालांकि RBI ने ये जो रिक्वेस्ट थी ये डिक्लाइन कर दी है। अब रीज़न क्यों RBI ने डिक्लाइन करी? RBI ने फिलीपीन में ऑपरेट करने, इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। अगर आपका बैंक या आपका कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। रीज़न क्या था? रीज़न सिंपली ये था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है उसमें जो फिलीपीन है वो ग्रे लिस्ट कैटेगरी में आता है, ग्रे लिस्ट कैटेगरी कंट्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए व्हाट इज़ दिस FATF, ये है क्या बेसिकली, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और इसका पर्पस क्या है, और फिलीपींस के अलावा और कौन सा कंट्री है जो ग्रे लिस्ट में आता है। तो सीधे सीधे RBI ने रीज़न ये दिया कि जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो फिलीपींस है वो ग्रे लिस्ट की कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से दिस इज़ अ रिस्की एवेन्यू, और इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो RBI है वो अपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं देगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जयंत सिन्हा टू ब्रिंग कंपटीशन अमेंडमेंट बिल ऑन मार्च 17। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 था वो अमेंड हो रहा है, उसमें कई सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं और हम सभी कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि हम कंपटीशन एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कई बार हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया है। हालांकि बहुत टाइम से इसमें अमेंडमेंट चल रहा था। फाइनली जो मिस्टर जयंत सिन्हा हैं वो इस बिल को प्राइवेटली इंट्रोड्यूस करेंगे। आप अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अवेयर ना, तो एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और उसको एक पर्टिकुलर मेंबर जो होता है वही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है। हालांकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करेगी, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू द मूव दिस हैज़ बीन मेड एज अ प्राइवेट मेंबर बिल। और कौन इसको प्रेजेंट करने वाला है? मिस्टर जयंत सिन्हा जो है वो इस कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो की पॉइंट है दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये क्या होता है? सो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी MP, any member of parliament who is not a minister is referred as a private member। और अगर वो कोई बिल प्रेजेंट करता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इट मीन्स
that particular private member or MP is not acting on behalf of the executive. हालांकि इसमें इसके पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते. लास्ट टाइम 1970 में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है, गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का बैकअप नहीं होता है. द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर बिल इज टू ड्रॉ द गवर्नमेंट अटेंशन टू व्हाट इंडिविजुअल MPs see as a issue and gaps in the existing legal framework which require the legal or legislative intervention. And basically it refers as a stand of opposition party or opposition party on public matter. अब इस कंपटीशन बिल में क्या है, कंपटीशन बिल में क्या देखो तो जो मिस्टर जयंत सिन्हा है वो पार्लियामेंट्री पैनल जो कि कंपटीशन अमेंडमेंट बिल को रिव्यू कर रहे थे उसके हेड थे. तो ही इज़ गोइंग टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर कंपटीशन अमेंडमेंट बिल एज अ प्राइवेट मेंबर बिल ऑन March of 17. लेट अस सी कि ये पास होता है कि नहीं होता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट. इंटरेस्ट रेट व्यू इम्पैक्ट टी बिल यील्ड प्लंज 11 and 17 BPS. तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स हैं जिसको हम टी बिल या ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं उनमें वो किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, उनमें किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है उसकी न्यूज़ है. तो एज़ पर द current trading pattern after rising steadily in first 11 week of 2023, the yield on T-bills recorded a sharp decline on Wednesday. तो Wednesday के ट्रेडिंग सेशन में जो गवर्नमेंट ट्री बिल हैं, ट्रेजरी बिल हैं, उसमें हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला. हालांकि अगर इस ईयर की बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, तो इनिशियल जो वीक्स रहे 11 हफ्ते रहे, उन वीक्स में जो टी बिल है उसने गेन रजिस्टर किया था. लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी चल रही है, इंस्टेबिलिटी चल रही है आफ्टर द कोलैप्स ऑफ US बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक, उसको लेकर के सेंट्रल बैंक का क्या अप्रोच रहेगा. और ये इन्वेस्टर्स ये ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रॉबेबली जो RBI है वो अभी और ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पड़ जाएगा क्योंकि ग्लोबल अनसर्टनिटी है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो इन्फ्लेशन है, CPI इन्फ्लेशन है, वो ऑलरेडी अपर बैंड से ऊपर है. तो जो इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रॉबेबली जो RBI है वो और ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर सकता है. और इसी फियर और पैसिमिज्म की वजह से जो टी बिल है वो वेडनेसडे को उसकी जो यील्ड है वो डिक्लाइन करी है. तो अप्रॉक्सीमेटली 11 to 17 बेसिस पॉइंट का हमें यील्ड में डिक्लाइन देखने को मिला है ऑन वेडनेसडे प्राइमरी सेल. और डिफरेंट जो मैच्योरिटी के जो टी बिल्स हैं उन्होंने कैसे ट्रेड किया, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. December 28, 22, जनवरी, फरवरी, मार्च और March 15 तक का डेटा दिया हुआ. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. डेफिनेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है आप. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.